morning guys, let's start a new chapter today. यूनिट 1 का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम, पेज नंबर मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हमने जब पहले दिन पढ़ा था तब हम थोड़ा थोड़ा समझे थे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है बच्चों, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हमने बस शुरू किया था, जब भी समझना तब हमने बात शुरू की थी कॉस्ट की। सबसे पहला वर्ड हम समझे थे कॉस्ट, द एक्सपेंसेस ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू गिव एनी सर्विसेज, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट। और उस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा हमने वो भी बात की थी। 3 मेजर कॉस्ट होती है हमारी, कौन सी? मटेरियल, लेबर एंड, अभी नाम बदल दे, ओवरहेड्स। ठीक है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, वो 3 मेजर कॉस्ट है जो उसमें इंक्लूड होती है। और हमने वो भी पढ़ा था कि मटेरियल के 2 पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट मटेरियल। सही है, विच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। और सीधा सीधा जो नहीं जा सकता, उसको कोई रीजनेबल बेसिस पे डालना पड़े, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर वो लेबर हो कि एक्सपेंसेस हो, कुछ भी हो। डायरेक्ट मतलब विच कैन बी डायरेक्टली एलोकेबल, इनडायरेक्ट मतलब विच हैव टू बी एलोकेटेड ऑन सम रीजनेबल बेसिस, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो जब हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट, आपके चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट। तो जब भी हम मटेरियल कॉस्ट चैप्टर की बात करेंगे ना, तब हम बात करेंगे हमेशा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की। जब भी हम ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं तब हम बात करेंगे हमेशा सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की। तो इनडायरेक्ट मटेरियल तो वैसे भी इसमें नहीं आता, हमने तो इधर लिखा था कल, है ना। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल इंक्लूड्स कॉल्ड एज ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स तो यूनिट 2 में आएगा, देयर इज अ टाइम। ठीक है, अभी हम मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल का नाम सुन के क्या समझ में आता है, क्या होगा, किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल तो होगा ही होगा, सही है। बट सिर्फ रॉ मटेरियल, कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता। रॉ मटेरियल भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है, फिनिश गुड्स भी होता है, छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, वो भी होते हैं। वो ऑयल एंड ग्रीस जो लगाया जाता है, छोटी मोटी चीज़ें, उसको हम कंज्यूमेबल्स बोलते हैं, जो यूटिलाइज हो जाता है अंदर ही, बट प्रोडक्ट में नहीं दिखता। गाड़ी में पेट्रोल जाता है, ठीक है, कंज्यूमेबल का कंसेप्ट में आ जाएगा, उसको भी हम रॉ मटेरियल ही बोलेंगे। क्लियर है? मटेरियल मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, आपके पास लिस्ट में नाम भी है, देखो 1 2 3 4 5। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, कंज्यूमेबल, फिनिश गुड्स एंड स्पेयर पार्ट्स। दिखा? ओके। इस चैप्टर में भी 2 पार्ट पढ़ने वाले हम, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपको दिख रहा होगा आपके पास। एक है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, एक है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कॉस्ट मतलब आप खुद समझोगे क्या हो सकती है, खरीद के लाए वो कॉस्ट। मैं क्या ढूंढने जाने वाला हूँ, ये सब बाद में ऐड करके, इसकी कॉस्ट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ढूंढने हम जा रहे हैं। तो अभी आप बताओ मटेरियल कॉस्ट मतलब क्या होने वाला है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। सही है, वो बात अलग है कि स्टैंडर्ड आएगी फिर एक्चुअल आएगी, वो दिल्ली थोड़ी दूर है। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि मटेरियल कॉस्ट मतलब हम कौन सी कॉस्ट कंसीडर करेंगे? जो परचेज की है वो करेंगे, वो नहीं करते। जो कंज्यूम की है उस कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है ना। आप जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते थे तब ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, 3 चीज़ें लिखी जाती है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो आता क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पढ़े हो ना, विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इधर भी कंज्यूम्ड ही यूज़ किया जाता है। बट एक दिक्कत है कि वो कॉस्ट ढूंढे तो ढूंढे कैसे? जब भी हम मटेरियल लाएंगे उसका कोई ना कोई कॉस्ट यूनिट होगा, सही है। मतलब कॉस्ट यूनिट किसी में भी हो सकता है, कोई केजी में होगा या फिर लीटर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उसकी कोई ना कोई प्राइस होगी, लिखी होगी कि इधर प्राइस है 5 रुपीज़, इधर प्राइस है 6 रुपीज़।
उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये जो मुझे पूरे साल में ज़रूरत थी 1200 केजी की, कितने 1200 केजी की, तो एक ही बार में मैंने अगर परचेज कर लिया तो ये हो गया 6000, सही है, 12×5 = 6000 हो गया। सिंपल, मैं जब भी इश्यू करूंगा इसमें से मटेरियल, जब भी मैं इश्यू करूंगा ये मटेरियल, किसको इश्यू करते हैं, चलो शुरू करते हैं कहानी पूरी। सबसे पहले मटेरियल चाहिए किसको, कौन से डिपार्टमेंट को चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए, तो वो मांगेंगे हमसे। हम स्टोर्स डिपार्टमेंट है, हम कौन है, हम स्टोर डिपार्टमेंट है। मटेरियल आ गया मतलब हम स्टोर में बैठ गए, सबसे खूंखार नौकरी पूरी कंपनी में। एक मटेरियल इधर से उधर हो गया, बेचारे की बैंड बच जाती है। और सबसे बोरिंग जॉब, करना क्या है, मटेरियल की सिक्योरिटी, ठीक है ना। हाँ, बाकी सब ये भी करना है, कॉस्ट कंट्रोल, थोड़ा बहुत काम उसका भी आता है, ठीक है, बट बहुत खतरनाक जॉब है, हेक्टिक जॉब है स्टोर मैनेजर बनना। कि हम जब ऑडिट करने जाते थे, सिर्फ स्टॉक ऑडिट करने भी जाते थे, और स्टॉक ऑडिट में अगर वेरिएंस निकल गया, डिफरेंसेस निकल गए, तो बेचारे स्टोर मैनेजर को सबके सामने झाड़ दिया जाता है। कितने स्टोर मैनेजर वो प्रेशर की वजह से जॉब भी छोड़ देते हैं। सैलरी भी अच्छी मिलती है पर नो डाउट, क्योंकि बोरिंग है ना जॉब। करना क्या है, रोज जाके स्टॉक गिनना है, मैनेजमेंट वही करना है, बाकी ऑडिट बॉडिट का काम तो उसके पास है भी नहीं, सही है ना। ओके, तो हम इस बात कर रहे थे कि 1200 केजी अगर मैंने एक साथ ले लिया 1200 केजी, तो जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मुझसे मांगेगा मैं उनको इश्यू करूंगा, जितना मांगेगा उतना करेगा। एक साथ 1200 तो उनको नहीं चाहिए, ये साल भर का था, ये पूरे ईयर का रिक्वायरमेंट है 1200 केजी। अगर हमने एक साथ परचेज किया हो तो वो जब भी मांगेगा ना, तब हम उसको उसी में से इश्यू करेंगे, 1200 में से ही। तो जब जब वो मांगेगा तब तब हम उसी में से देंगे, और हर बार मेरा मटेरियल का प्राइस कितना होगा, 5 रुपीज़ ही। तो जब जब मैं इश्यू करता जाऊंगा तब तब मैं उसकी कॉस्ट को कंसीडर करता जाऊंगा, सही है। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि हम कौन सी कॉस्ट लेने वाले हैं, जो कंज्यूम होता है वो, और कंज्यूम कब होगा, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इश्यू करेंगे तब, सही है ना। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर मैंने इश्यू किया, पूरे साल भर इश्यू किया, जितनी बार, हर महीने 100 मांग रहे, तो हर बार मैं 100 दे रहा हूँ, तो हर बार मेरे 100 × 5 ही करूँगा मैं। रीज़न क्या है, क्योंकि मेरी कॉस्ट 6 ही रहेगी। ऐसा हो तो मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा हो तो हमको मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड पड़ेगा ही नहीं ना। पता है कोई बच्चा कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसी खतरनाक टेक्निक नहीं है कि कॉस्ट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आए। तो बट ऐसा होता नहीं है। हम क्या एक साथ में कभी भी 1200 केजी नहीं मंगवा लेते, क्योंकि साल भर एक बार लेने के बाद उसको फिर स्टोर में संभाल के रखना पड़ेगा ना, संभाल के रखना पड़ेगा। अगर उसमें सीन हो गया तो कोई चोरी करके ले गया, आग जल गई, या फिर आउटडेटेड भी हो सकता है। गुड्स पे डिपेंड करता है किस टाइप का है, ठीक है। पेरिशेबल है तो भूल जाओ, हो ही नहीं सकता, सही है। तो मान लो कि हम 200 केजी मंगवा रहे हैं, ठीक है, हर महीने या फिर हर 2 महीने में 200 केजी का हम ऑर्डर देते हैं। तो पहले महीने में रेट 5 रुपीज़ है, 2 महीने बाद जब आप ऑर्डर करोगे, ज़रूरी नहीं है कि रेट 5 ही हो, सही है। ऐसा हो सकता है कि रेट बढ़ के 5.5 हो गया, है ना। कितना होगा, 1100, कितना होगा, है ना। ये 1000 हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा। अगेन मैंने 2 महीने बाद मंगवाया, 200 केजी × 6, रेट बढ़ सकता है धीरे धीरे, प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ऐसा भी। तो ये हो जाएगा 1200। फिर बाद में पता नहीं कोई एकदम मस्त ऑफर मिली मेरे को, तो मैंने क्या किया, एक साथ 500 यूनिट्स मंगवा लिए, 500 केजी मंगवा लिए, क्योंकि उसने बोला था कि आप ज़्यादा लोगे ना तो मैं आपको सस्ते में दे दूंगा। तो मैंने चलो वापस ले लिया, 5 रुपये पे मिल गया, मेरे को नसीब में 500 था तो मैंने उठा लिया। कोई और सप्लायर से लिया होगा, ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही सप्लायर के पीछे पड़े रहेंगे, ठीक है, दूसरा सप्लायर भी उठा सकते हैं। तो उधर से ऑफर आई तो मैंने ले लिया, तो 2500 लाइक दिस। हर बार मेरी जो परचेज प्राइस है वो चेंज होती रहेगी ना। तो जैसे जैसे हर बार अभी वो मांगेंगे मेरे पास, कौन मांगेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसने पहली बार 100 मांगा, मैंने 5 रुपये पे दे दिया, सही है, क्योंकि मेरे पास तब वही थे, ये थे ही नहीं, मान लो। दूसरी बार उसने वापस मांगे 200, तब मेरे पास इसमें थे तो 100 ही थे।
तो बाकी के लिए मुझे वापस परचेज करना पड़ा होगा। तो कुछ यूनिट मैंने 5.5 पे दिए, कुछ यूनिट मैंने 5 पे दिए, तो एग्जैक्टली मैं कॉस्ट कौन सी कंसीडर करूं? 100 के लिए 5 करूं, बाकी के लिए 5.5 करूं, या फिर दोनों के लिए 5.5 करूं, या फिर दोनों के लिए 5 करूं? मैं क्या करूं, क्या ना करूं, समझ में नहीं आता। सही है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स है। किसके लिए? मटेरियल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। मटेरियल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए क्या? ये प्राइस ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये तो परचेज प्राइस थी, वैसे इश्यू प्राइस भी होगी। परचेज प्राइस आप बदल नहीं सकते, जब जब खरीदा तब तब वही लिखना है। ठीक है, बट जब इश्यू करोगे तब कौन सी प्राइस को कंसीडर करोगे, दैट इज अवर चैलेंज। सही, हमको खास करके वही तो करना है। बाकी तो समझ में आएगा, परचेज प्राइस चेंज नहीं कर सकते, इश्यू प्राइस हम हमारे हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट के अंदर? हम मटेरियल की इश्यू प्राइस के ऊपर फोकस करने वाले। तो जितना इश्यू प्राइस के ऊपर हम फोकस करेंगे उससे हमको टोटल कॉस्ट पता चलती रहेगी कि मेरी कॉस्ट क्या है, जितना हम यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। ऑल गुड? ओके बच्चों, कोई भी रॉ मटेरियल हम परचेस करते हैं, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग याद करोगे ना तो भी पता चल जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, कुछ भी परचेस करते थे तब सिर्फ उसकी परचेस प्राइस ही ध्यान में ली जाती है कि और कुछ भी लिया जाता है? यस, परचेज में क्या क्या प्लस होता है उस पर ध्यान देना है अभी तो। ठीक है, वो वेजेस फैक्ट्री के हो जाएंगे तो नहीं ले सकते हम मटेरियल की प्राइस ले रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा? कैरेज इनवर्ड्स सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे, वो सब कंसीडर करूंगा मैं। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस कंसीडर करूंगा। जब वो ट्रांसपोर्ट में होगा शायद मैंने ट्रांजिट इंश्योरेंस भी लिया हो। ट्रांजिट मतलब भाई ट्रांसफर करने वाला जो इंश्योरेंस हो सकता है, बीच में कुछ होना जाए उसके लिए, तो उस इंश्योरेंस को भी मैं मटेरियल कॉस्ट में ही ऐड करूंगा। ऑब्वियस है, समझ में आ रहा है? वो जो भी वेजेस लगेंगे उस टाइम पे मुझे, उसको भी मैं कंसीडर करूंगा। प्लस टोल टैक्स, अदर टैक्सेस जो मटेरियल के साथ पे किए होंगे मैंने, उसको भी मुझे कंसीडर करना है। रीज़न क्या था वो सब को ऐड करने का? क्योंकि वो सब कॉस्ट मेरी मटेरियल के साथ ही हुई है, मटेरियल परचेस करने की वजह से ही हुई है। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट दैट डजंट मीन दैट ओनली परचेज प्राइस वी हैव टू कंसीडर। देयर आर सो मैनी अदर कॉस्ट विच आर रिलेटेड विद द मटेरियल्स, वी विल ऐड इन दैट। और ये बच्चों मटेरियल के ऊपर पूरा यूनिट दिया है, आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे मैक्सिमम पोर्शन उसमें मटेरियल का होता है। कितना मैक्सिमम भी बताया था, मोर देन 60% जितना मैंने लिखा था कुछ। हाँ भाई 50 हो तो ऐसा मत बोलना कि सर आपने नहीं बोला था, कभी कभी 50% भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 50 to 60% जितना तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मटेरियल होता है कि इसके जजमेंट में हम थोड़ा भी बिगड़ गए ना तो हमारी पूरी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग फेल हो सकती है। अगर कॉस्टिंग फेल हो गई तो फिर प्रोडक्ट भी फेल हो सकती है। सही है, हमने एग्जांपल दिया था ना सुभिक्षा का, दिया था ना कि नहीं दिया था? दिया था, याद है मुझे कि सुभिक्षा रिटेल की बात की थी मैंने कि मोर देन 600 ब्रांचेस थी उनकी पूरे इंडिया में। बाद में कॉस्टिंग वीक होने की वजह से वो पूरा का पूरा शट डाउन हो गया। बड़े बड़े बाप लोगों ने इन्वेस्ट किया था उसमें, आदित्य बिरला, मुकेश था या अनिल पता नहीं, बट थे इन्वेस्टर्स, अच्छे खासे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे। फिर भी सो गई कंपनी बिकॉज ऑफ नो कॉस्ट मैनेजमेंट। तो अभी कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ये जैसे डिमांड है, उन्होंने इसीलिए रिलायंस फ्रेश चालू किया क्योंकि उनको वो कॉन्सेप्ट पसंद था। उधर से तो ख़त्म हो गया, फिर उन्होंने फिर रिलायंस फ्रेश अपना स्टार्ट किया और आज चल रहा है वो अच्छे से, लोग कमा भी रहे हैं। चलो बढ़िया। तो ये हमने बात की सिर्फ और सिर्फ किसकी? मटेरियल कॉस्ट की। बच्चों एक बार कॉस्ट पता चलेगी तो फिर इधर पहुंचेंगे ना हम। एक बार कॉस्ट पता चलेगी तो फिर कंट्रोलिंग प्रोसीजर पे पहुंच सकते हैं। तो पहले चैप्टर में क्या आएगा वो तो आइडिया आ गया आपको कि देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू डिसाइड माय इशू प्राइस। इशू प्राइस डिसाइड होगी तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट भी डिसाइड हो जाएगी। फाइन। एंड हियर देयर आर टेक्निक्स टू कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट। कंट्रोल मतलब आपको पता है कि अगर हम हमारे जजमेंट से बाहर निकल जाए तो उसको वापस कंट्रोल कैसे किया जाता है। सही है ना? तो मटेरियल में जैसे ये एक एग्जांपल था, इसमें मैंने सबसे पहले लिखा था 1200 kg। तो मैक्सिमम स्टॉक मुझे कितना रखना चाहिए
कम से कम कितना रखना चाहिए। मैक्सिमम क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैक्सिमम बहुत ज़्यादा रखोगे तो उसको संभालने का खर्चा बढ़ जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैरिंग द मटेरियल। जो मटेरियल कैरी करते हैं, संभाल के रखना है, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। और अगर मैंने स्टॉक नहीं किया और कम कम यूनिट्स मंगवाए हर बार, मान लो मैं हर महीने 100 मंगवा रहा हूँ या फिर हर 15 दिन में 50-50 केजी मंगवा रहा हूँ, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वो मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बार बार होगी, अगेन एंड अगेन होगी। वो ऑर्डर करने की जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है पूरी, वो बार बार होगी। तो दो तरह की कॉस्ट होती है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक अभी अभी बोला मैंने संभालने की कैरिंग। ऑर्डरिंग में ऐसा समझ लेना कि वो ऑर्डर करना, गुड्स आना, सब उसमें आ गया ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ। दूसरी होती है उसको संभालने की कॉस्ट। तो मैं बहुत सारे ऑर्डर करूँगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और कैरिंग कॉस्ट कम हो जानी है, ठीक है। और एक ही ऑर्डर किया तो मेरी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आप ऐसा ऊपर नीचे नहीं रख सकते, बैलेंस ही रखना पड़ेगा। ऊपर नीचे होगा तो हम सब्जी नहीं लेते, ठीक है ना, तो फिर ये कहाँ से लेंगे। तो मुझे ये दोनों कॉस्ट को एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, ठीक है। और वो बैलेंस बनाने के लिए कंट्रोलिंग के अंदर कुछ टेक्निक्स हमारे पास है, ठीक है। उसमें जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम लेवल डिसाइड कर सकते हो, मिनिमम लेवल डिसाइड कर सकते हो। किसका? स्टॉक का मिनिमम लेवल भी क्यों डिसाइड करना पड़ेगा? जब ज़रूरत पड़े तो शॉर्टेज ना हो, और अगर शॉर्टेज हो गया तो मेरा मशीन बंद हो सकता है टेम्पररी। और कोई भी कंपनी के लिए सबसे बुरी बात वही होती है कि उनका प्रोडक्शन बंद हुआ है, वो भी रॉ मटेरियल की स्कैरसिटी की वजह से, विच इज़ टू बैड। तो उनको कुछ भी करके प्लान करके मटेरियल को ऑन टाइम अवेलेबल करवाना है, वही स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम है और परचेस डिपार्टमेंट का भी काम है। वो मिलजुल के काम करते हैं। ऑल गुड। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। अरे कंट्रोल अभी क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ लेते हैं। मटेरियल कंट्रोल क्यों करना है बच्चों? कॉस्ट कंट्रोल क्यों करते हैं हम? कि हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से हो, पहली बात तो वो है ना, सब अपने हिसाब से काम करें, आइडियल टाइम ना हो, वेस्टेज ना हो, है ना। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमको कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी एक दिन। सही है, लॉस में जाते रहो, आप कंट्रोल ना करो तो धीरे धीरे हमारे ड्यूज पे करने के लिए भी हमको शायद अपनी फिक्स एसेट बेचनी पड़े। एटलीस्ट हमारे पास उतने पैसे होने चाहिए जितने हमारी करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके। सही है ना, सिंपल लॉजिक है। कोई भी बिजनेस करो, करंट लायबिलिटी बहुत जल्दी ड्यू होने वाली होती है, एवरी ईयर ड्यू होती है, तो उसको पे करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सामने करंट असेट्स होनी चाहिए। अगर वो ना हो तो फिक्स असेट बेचनी पड़ेगी, और अगर वो बेचनी पड़े तो मान लो बिजनेस जा रहा है कहीं और, बंद होने की कगार पे पहुंच चुका है। तो ऐसा ना हो, इसलिए कंट्रोलिंग तो पूरे बिजनेस में चाहिए। बट हम खास करके मटेरियल कंट्रोल क्यों करें, पहला वो सवाल है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अवेलेबिलिटी मतलब जब चाहिए तब मिले, और क्या। किसको चाहिए भाई मटेरियल? किसको चाहिए होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उनको जब जब डिमांड हो तब तब मेरे पास मटेरियल होना चाहिए, उतना ध्यान रखना आप। सही है, बढ़िया। इसके लिए आप प्लानिंग करना पड़ेगा ना। कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि मुझे कौन सा लेवल अरेंज करना है, कि कब आऊँगा मैं, तब मुझे कुछ भी करके मटेरियल लेके आना पड़ेगा। एज एग्जाम्पल ले लो कि एवरी डे मेरी कंपनी में 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ये मुझे पता है, हमने वो स्टडी किया हुआ है कि ऑन एन एवरेज 10 kg मटेरियल यूज़ हो जाता है। और जब मैं दूसरी बात बताता हूँ, ये एक साइड पे रख दो, और दूसरी बात हम बता रहे हैं कि अगर हम अभी ऑर्डर करें मटेरियल का, अगर हम अभी ऑर्डर करें मटेरियल मंगवाने का नया, तो वो मटेरियल आते हुए मुझे 5 दिन का टाइम लगता है। सही है, मैंने आज ऑर्डर किया, 5 दिन का टाइम लगेगा, और मेरा रोज़ का यूज़ कितना है? 10 kg। तो कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल मेरे पास बचा होगा तब मुझे ऑर्डर कर देना चाहिए? अप्रोक्स 50 kg, है ना। इजी टू कैलकुलेट, इसीलिए दोनों को अलग रखा पहले हमने। रोज़ 10 और 5 दिन में ऑर्डर आएगा, तो जब मेरे पास 50 है तब मैं ऑर्डर कर दूंगा ना, तो वो 5वें दिन मेरे पास दूसरा रॉ मटेरियल आ गया होगा। समझ में आ रहा है? इतना भी रिस्क नहीं लेते, 60-70 हो तब कर देते ऑर्डर, नहीं तो वो तो कट थ्रोट हो जाना है ना। अगर नहीं आया, थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग गया, अब आजकल तो पानी हाईवे पे आ गया था अभी, तो ऐसा हाईवे पे पानी आ गया तो मटेरियल तो उधर ही रुक जाना है, आएगा 3-4 दिन, 1 हफ्ते बाद एक्स्ट्रा डिले हो जाता है उतना। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो आप?
फंस जाओगे। इसीलिए थोड़ा बहुत रिजर्व भी रखते हैं, कटोकट काम नहीं चलाते। ऐसी भी कुछ टेक्निक है जिसमें हम रिजर्व क्या स्टॉक ही नहीं रखते। तो वो सब पढ़ेंगे, अब मजा आएगा, कंट्रोलिंग टेक्निक्स में आता है। तो पहला पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, बिना कंट्रोलिंग पे ये होता नहीं है, नहीं तो पागलपन जैसे डिसीजन हो सकते हैं कि भाई 1200 सस्ते में मिल रहा है ले लो करके, फिर ऐसा होगा कि नहीं बहुत महंगा है अभी नहीं लेते, अभी कितना चाहिए बेटा बोल दो तो अभी लेके आता हूँ उतना ही, बस ऐसा होता रहेगा। तो उस तरह से नहीं चलेगा। यू आर प्रोफेशनल्स, यू हैव टू फॉलो सम टेक्निक्स ऑल्सो। अनदर, उसी की बात तो अभी कर रहा था मैं, अवॉइडेंस ऑफ ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल। ओवर स्टॉकिंग मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, है ना, अंडर स्टॉकिंग मतलब लेस देन रिक्वायर्ड। इसी के लिए तो मैंने बताया था कि वो लेवल हम डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम लेवल आता है, मिनिमम लेवल आता है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब उससे ज़्यादा हम कभी भी स्टॉक को रखेंगे नहीं, दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम लेवल। समझ में आया? क्यों नहीं रखेंगे, उसके लिए कॉस्ट है, कंट्रोलिंग है, तब डिसाइड करेंगे। मिनिमम लेवल से कम हम कभी होने देंगे नहीं, क्योंकि वो 5 दिन में हो यूज़ हो जाने वाला हो, तो वो 50 शायद मान लो मेरे लिए मिनिमम हो गया। ठीक है, उससे कम हम नहीं रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चल रहा है दिमाग में थोड़ा थोड़ा कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। ओवर स्टॉकिंग अंडर स्टॉकिंग समझ में आता है, ऑल गुड। उसके लिए भी प्लान करना पड़ेगा ना, बट हमको क्या पता कितना स्टॉक ओवर स्टॉक होता है, कितना स्टॉक अंडर स्टॉक होता है। उसके लिए लेवल डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कि इससे ज़्यादा हो गया तो ओवर स्टॉकिंग है, उससे कम हो गया तो अंडर स्टॉकिंग है। और पता पहले से करना जरूरी है। आगे पॉइंट नंबर 3, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है मटेरियल के अंदर, मतलब पैसा ब्लॉक रहेगा ना उतना, तो क्या होगा बेस्ट हमारे लिए, कम से कम ऑब्वियसली। सही है, जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट उसमें कम रहे। इन्वेस्टमेंट कम क्यों रहना चाहिए वो बताओ। पैसों की दृष्टि से बताओ। और सही है, तो जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल आएगा, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, फिर वो फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स हम बेचेंगे, डेटर जनरेट होंगे, डेटर पैसे देंगे। साला ये पैसा जब मैंने इन्वेस्ट किया था और आते आते तो 3 महीने लग जाने हैं, वापस वो पैसे आने में इतना लंबा टाइम लग सकता है, क्योंकि प्रोसेसिंग ही कितना बड़ा है। सही है, उसकी वजह से जितना कम इन्वेस्टमेंट हो उतना बेहतर है, नहीं तो वो अमाउंट ब्लॉक रह जाएगी कुछ महीनों के लिए। ऑल गुड। पॉइंट नंबर 4, परचेज ऑफ मटेरियल एट लो प्राइस। मतलब जब मौका होगा तब चौका मार सकते हैं। मारा था ना अभी थोड़ी देर पहले, 500 रुपये 5 में मिला तो उठा लिया मैंने, क्योंकि मैंने कंपेयर कर ली होगी कि ये परचेज प्राइस है, उसको संभालने की कॉस्ट इतनी है, सब मिला के करो एवरेज कॉस्ट कितनी होती है, शायद 6 से कम हो रही हो, तो फायदा ही अपना ले सकते हो। सही है ना? उस एग्जाम्पल को याद करके करोगे तो आइडिया आएगा, जो मिट चुका है इधर से। ठीक है, बट इधर से कभी मिटता नहीं है। आज तो नहीं मिटेगा, कल मिट सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी ऑफ परचेजिंग। बच्चों इकोनॉमी मतलब क्या? इकोनॉमी बेनिफिट्स, सिर्फ सस्ता ये नहीं, मतलब आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मार्केट में, आप प्लानिंग करोगे ना तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, है ना। और परचेज में थोड़ा आपको चीप भी पड़ सकता है, सस्ता भी पड़ सकता है। मार्केट में हमको पता चलता रहेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, आगे पीछे बढ़ रहा है ना। इकोनॉमी मतलब यू कैन से ईजी इन परचेजिंग। अब ईजीनेस कहाँ से मिलेगी? पैसों से भी मिल सकती है, कॉन्टैक्ट के थ्रू भी मिल सकती है। 2-3 सप्लायर और दूसरा सप्लायर आया हो मार्केट में, वही मटेरियल कम रेट पे दे रहा हो, तो आपको प्लानिंग चलता रहता होगा। अगर आप सोचते रहोगे तो उससे भी खरीद सकते हो। दूसरा, उसके साथ रिलेशन बना के रखना पड़ता है। किसके साथ? सप्लायर्स के साथ। सही है, क्योंकि ऑन टाइम डिलीवरी होनी बहुत ज़रूरी है। ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होगी तो भी नुकसान है। जैसे मैंने बताया 5 दिन के बाद ख़त्म होने वाला था, बट हमने ऑर्डर एग्जैक्टली किया था और 5वें दिन माल नहीं आया, तो दूसरे दिन हमारा प्लांट शुरू ही नहीं होने वाला, है ना। स्विच ऑफ ही रहेगा, मशीन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ऐसा ना हो, उसके लिए भी क्या करना जरूरी है? कंट्रोल। हम एडवांटेजेस तो पढ़ रहे हैं उसके। इकोनॉमी इन परचेजिंग, तो इकोनॉमी में 2 चीज़ हो सकती है, एक तो रेट हो सकता है, दूसरा क्वालिटी भी हो सकती है। रेट कम, क्वालिटी बेहतर। सही है। अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हो। बच्चों वेस्टेज मतलब क्या? वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट होता है जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती।
शायद होगी, शायद नहीं भी हो सकती है बॉस, ऐसा नहीं है कि नहीं ही हो सकती। वेस्टेज मतलब वही प्रोसेस में जो वेस्ट हो रहा है, मटेरियल ऐसा लाओ अच्छी बेहतर क्वालिटी का कि वेस्ट ना हो, है ना। तो जितना कम वेस्ट होगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। हमने एक एग्जांपल दिया था शर्ट वाला, है ना। शर्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा जो कट हो जाता है बनाते वक्त मशीन्स में, तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो वेस्टेज हो रहा है उस वेस्टेज को भी आप बेस्ट यूज़ बना सकते हो, ये रहा डस्टर बना के, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब क्या था कि वेस्ट को भी यूटिलाइज कर सकते हो इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग, कुछ ना कुछ, क्योंकि नहीं तो उस वेस्ट को मुझे बाहर निकालने के लिए भी मैंने बताया था कि कॉस्ट होगी, मुझे गाड़ी बुलानी पड़ेगी, उसमें ड्राइवर को भी रखना पड़ेगा, वो सब माल भरेगा, मजदूरों को लगाना पड़ेगा, तो उनको वेजेस भी देने पड़ेंगे। तो ये सब कॉस्ट को मैं एक काम करूँ तो कन्वर्ट कर दूँ तो कुछ अच्छा बनाने के लिए, उसी कॉस्ट के उससे मैं उसी वेस्ट से कोई नई प्रोडक्ट बनाऊँ तो उससे बेहतर है, मुझे कुछ तो मिलेगा, है ना। सम रेवेन्यू विल बी जनरेटेड, बट इफ वी आर कंट्रोलिंग देन ओनली दिस इज पॉसिबल। समझे, मतलब कंट्रोल का ये बेनिफिट है। ओके, इंक्रीज इन इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब सबको पता है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सही टाइम पे आए, जैसे स्टैंडर्ड हमको हर बार चाहिए, तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। ऑल गुड, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला कौन सा है? अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, देन अवॉइडेंस ऑफ ओवर स्टॉकिंग, अंडर स्टॉकिंग, देन ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल, फिर परचेज ऑफ मटेरियल्स एट अ लो प्राइस। मौका मिलेगा तो हम चौका मार सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ परचेजिंग मतलब रेट एंड क्वालिटी, दोनों में आपको क्वालिटी बेहतर मिलेगी और रेट कम होगा तो भी आपको मौका मिल जाएगा। फिर एक रह गया था, सेंट्रलाइज परचेज ऑफ मटेरियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हेनरी फेयोल में आता था हमारे पास कौन? सेंट्रलाइजेशन। तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइज परचेज ऑफ मटेरियल्स। दैट मीन्स व्हाट? एक ही जगह से परचेजिंग की एक्टिविटी होगी। परचेज करने का ऑर्डर सिर्फ प्रिया को और किसी को, कंपनी में परचेज मैनेजर है प्रिया, तो उसके अंडर में बोले लोग काम कर रहे हो, बट उनको अथॉरिटी नहीं है। वो डिसाइड करेंगे, फिर साइन लेने आएंगे कि मैडम कि इसको मंगा है नहीं मंगा है। तो एक ही जगह से परचेज होगा। फिर कोई भी मटेरियल का हो, इस प्रोडक्ट का हो, इस प्रोडक्ट का हो, है ना, किसी भी प्रोडक्ट का आप रॉ मटेरियल मंगवाने वाले हो या कुछ भी परचेज करने वाले हो, छोटे मोटे टूल्स वो मंगवाने हो, तो भी परचेज सिर्फ एक ही जगह से होगा। उससे क्या पता चलेगा? क्या घपले नहीं होंगे और क्या। स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, तो कहाँ कहाँ कंट्रोल कर सकते हो आप, स्टेजेस बताए गए हैं। तो स्टेजेस के में 3 स्टेज लिखे हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ स्टोरेज एंड एट द टाइम ऑफ इश्यू। तो 3 चीज़ें हो गई, परचेज हो गया, स्टोरेज हो गया। तो जब भी कैलकुलेट भी करना होगा तो सबसे पहले पॉइंट आता है परचेज का, स्टोरेज तो आएगा ही आएगा। परचेज के बाद आप करोगे उस मटेरियल को इश्यू, इश्यू करने के बाद जो बचेगा उसे कहते हैं हम वही बैलेंस या फिर स्टोरेज, ठीक है। तो 3 जगह पे कंट्रोल हो सकता है, ऐसा वो बता रहे हैं आपको। एक परचेज के टाइम पे, दूसरा इश्यू के टाइम पे, तीसरा स्टोरेज के टाइम पे, ठीक है। और हर बार कंट्रोल करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को ही ध्यान में लेके नहीं रखना है, मतलब सॉरी क्या था उसकी, क्वांटिटी को ही खाली ध्यान में रख के नहीं रखना है, क्वांटिटी को भी रखना है और प्राइस को भी रखना है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो जब जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जब हम परचेज करेंगे, परचेज का नाम थोड़ा बदल देता हूँ मैं, रिसिप्ट लिख देते हैं, है ना। रिसिप्ट मतलब आना, माल आने की बात कर रहे हैं, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। उसमें एक होगा क्वांटिटी होगी और रेट मतलब प्राइस बोलते हैं हम, अभी किया था थोड़ी देर पहले, और तीसरा ऑब्वियसली उसकी टोटल अमाउंट। तो परचेज करोगे तब भी ये 3 चीज़ें होगी, इश्यू करोगे तब भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, तीनों होगा, सही है। तो जब बैलेंस बचेगा तो बैलेंस में भी होगा ही ना तीनों। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ परचेज की प्राइस तो एग्जांपल में सीधी मिल जाने वाली है, सही है। इश्यू कौन सी टेक्निक से मैं इश्यू कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। याद है वो एग्जांपल था हमारा थोड़ी देर पहले, कभी 5 रुपये, कभी 5.5, कभी 6। तो इश्यू में क्या करूँगा वो मुझे डिसाइड करना है, कौन सी प्राइस पे करूँगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस में जो माल बचा हुआ है, मतलब इसको आप क्लोजिंग स्टॉक बोलते हो ना, स्टोरेज में जो लास्ट में बच जाता है वो
क्लोजिंग स्टॉक है आपका। इसमें भी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट हो सकती है। सही। मैंने इतना सारा क्यों बना दिया एकदम से मूड में आके? क्योंकि एग्जाम्पल का फॉर्मेट है। सही है। और वो फॉर्मेट भी क्या याद रख के करोगे, हर बार यही करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आपके पास। सिर्फ टोटल अमाउंट नहीं लिख सकते आप, मुझे इश्यू प्राइस से डिसाइड होती है टोटल अमाउंट हमारी। तो हर बार इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स है, इसको करेंगे तो उसका उसी के बेसिस पे होगा। इसको रिकॉर्ड करने की कोई मेथड नहीं है, जो होता है वही होता है। ठीक है। इसके आगे और एक दो कॉलम बन जाएंगे। क्या बनता है जनरली? एक कॉलम हमेशा बनता है पर्टिकुलर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट आइटम डेट, वो तो आनी है। बन गया मेरे कॉलम, इतने ही बनते हैं बॉस। ठीक है। मटेरियल कॉस्ट का स्टेटमेंट ऐसे ही बनता है। ओके, बन गया आपके सामने। उसके बाद जरा स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल में हम बात कर रहे थे। नीचे कुछ परचेज प्रोसीजर दी गई है, मटेरियल को परचेज करने की प्रोसीजर दी गई है। छोटे से 2.5 मार्क में पूछ भी सकते हैं प्रोसीजर ऑफ परचेज, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही पता है किसको चाहिए माल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, है ना। तो इधर हमको 2 क्लासिफिकेशन दिया है। रेगुलर स्टॉक चाहिए तो किसको पूछेगा? सीधा स्टोर में जाएगा, ठीक है, स्टोर के पास से मांगेगा। और स्टोर वाले के पास होगा तो वो दे देगा, नहीं होगा तो स्टोर वाला किसको बोलेगा? परचेज डिपार्टमेंट को, कि भाई ये वाला मटेरियल खत्म हो गया, ऑर्डर कर लो। ऐसा। अगर कोई स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए जो स्टोर पे नहीं होता रेगुलर बेसिस पे, वो किसको चाहिए? प्रोडक्शन वालों को, तो वो डायरेक्ट परचेज डिपार्टमेंट को बोल सकता है। यू कैन सी प्रोडक्शन वाले डायरेक्ट परचेज डिपार्टमेंट को बोलेंगे, और रूटीन मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो स्टोर्स वाले परचेज डिपार्टमेंट को बोलेंगे। सही है, क्योंकि स्टोर वालों को पता है ना कि रूटीन में क्या यूज़ होता है, वो कम नहीं होना चाहिए, तो स्टोर वाला परचेज को ऑर्डर करेगा। फिर परचेज डिपार्टमेंट में 2 चीज़ें लिखी है, थंडर नहीं है, टेंडर है, TE है, H निकाल के E करना है उधर। टेंडर एंड कोटेशन, 2 में से एक चीज़। ये क्या होता है? सुना ही होगा, क्या होता है? बजट। हाँ, कॉस्ट तो अभी बाकी है। टेंडर का पहले तो टेंडर का एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, जो हमको जिस हिसाब से रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम मटेरियल की क्वालिटी, उसके स्पेसिफिकेशंस और टाइमिंग, कितने टाइम में मुझे चाहिए, वो सब चीज़ें मैं उसको बताऊंगा कि भाई मुझे साल भर में 12,000 लीटर केमिकल की रिक्वायरमेंट है, ऐसा मैंने डाल दिया कोटेशन के अंदर, और उसके स्पेसिफिकेशंस डाल दिए कि इस हिसाब से उसके स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। सही है। तो उसके बाद सामने न्यूज़पेपर में हम टेंडर्स पब्लिश करेंगे, ऑनलाइन अपनी साइट पे करेंगे, तो उधर से जिसको पसंद आए वो सब डाउनलोड करके उनका फिर कोटेशन भरेंगे। ठीक है। उसमें कोटेशन में वो क्या भरेंगे? भाई हाँ, हम देने के लिए तैयार है, वो अपना रेट बताएंगे। सही है। टाइमिंग बताएंगे, किस हिसाब से डिलीवर होगा वो बताएंगे, मतलब उनके हिसाब से वो अपना अपना प्राइसेस देंगे हमको। फिर एक प्राइस नहीं लेते, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो सप्लाई करते हैं, सप्लायर्स होते हैं जो कोटेशन सबमिट करते हैं। सही है। कई सारे सप्लायर्स होंगे जो कोटेशन को सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि इसमें से मेरे लिए बेस्ट कौन है। ठीक है। और ये इतना लंबा प्रोसीजर कुछ स्पेसिफिक मटेरियल के लिए होता है, या फिर वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जैसे मैंने बोला 12,000 लीटर्स मुझे चाहिए हर साल, तो ये सब मेहनत होती है। अदरवाइज जो रेगुलर मटेरियल है छोटे मोटे, उसके लिए तो वो कोटेशन काफ़ी है। अभी टेंडर और कोटेशन में थोड़ा डिफरेंस है। टेंडर मतलब वो ह्यूज होता है थोड़ा, कोटेशन मतलब जो रेगुलर बेसिस पे मुझे कुछ चाहिए, मुझे 2 चेयर चाहिए मान लो, बड़ी वाली अच्छी सी ऑफिस में रखने के लिए, है ना, चमकती हुई, तो 2 चेयर मुझे चाहिए। तो 2 चेयर के लिए मैं क्या करूँगा? 3-4 सप्लायर को कॉल कर लूँगा, वो अपना प्राइस मुझे बता देगा, कॉल करके भी बता सकता है, या फिर एक छोटा सा ऐसे लेटर हेड पे वो अपना रेट हमको दे देगा, बात खत्म। ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट के पास ऐसा कंपलसरी उनको 3-4 कोटेशन लेने ही पड़ते हैं। एक ही जगह से आप ले आओ ना, ऐसा नहीं चलेगा। रूल्स होता है कंपनी में कि आपको 3 या 4 सप्लायर से हमेशा रेट लेना ही लेना है, नहीं तो एक के साथ ही होता रहेगा ना, तो फिर कुछ भी हो सकता है, अंदर अंदर मिली भगत भी हो जाती है। फाइनल करने के बाद सप्लायर डिसाइड कर लोगे। सप्लायर को आप क्या करोगे? जो लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर दिया जाएगा ना, परचेज ऑर्डर पे हम साफ साफ लिखेंगे कि भाई इतनी क्वांटिटी, इतना रेट रहेगा, और आप हमको सप्लाई करना शुरू कर दो अभी। और क्या, प्राइसिंग भी डिटेल उसमें सब होती है कि 30 दिन में दूंगा या 60 दिन में दूंगा, या कभी नहीं दूंगा। नहीं, कभी नहीं दूंगा ऐसा तो चलता नहीं,
बट गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसमें तो लिखते हैं 30 दिन, आते हैं 90 दिन बाद। और मना भी नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि एक दिन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, ठीक है ना। तो परचेज ऑर्डर के बाद माल आएगा, जो भी गुड्स आया पहले कौन उसको लेता है? रिसीविंग डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। मटेरियल को उन्होंने रिसीव किया, रिसीव करने के साथ साथ एक नोट आती है जिसका नाम है गुड्स रिसीव नोट। वो पर्ची लेके आएगा कौन? ड्राइवर, ठीक है ना। वो आएगा गुड्स रिसीव नोट लेके, फिर हम उस पर साइन करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। स्पेसिफिकेशन मतलब डिटेलिंग होगी उसमें कि आपके ट्रक में इतना इतना मटेरियल है, इतनी क्वांटिटी से, ये क्वालिटी वाला। तो हम उसमें सैंपल चेक करते हैं, कुछ कुछ जैसा चाहिए वैसा है कि नहीं, ऐसा तो है तो फिर रिसीव पे साइन करके, वो सिर्फ रिसीव की है, इंस्पेक्शन तो अभी करेंगे। देखो रिसीव नोट के बाद जाएगा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? चेक करता है। आप एग्जाम देते थे, इंस्पेक्शन वाले आते थे ना बोर्ड में, ठीक है, वो क्या करेंगे? अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मटेरियल को चेक करेंगे। अगर अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमको जो क्वालिटी चाहिए वो है तो ले लेंगे, और क्या, स्टोर में चला जाएगा फिर, ठीक है, ऑल गुड। और उसमें एक नोट जाती है साथ में, मटेरियल इंस्पेक्शन नोट, कि हाँ ओके, साइन करके आगे बढ़ा जाता है, फाइन। तो इसमें हमने बातों बातों में 3 नोट भी देख लिए। पहली नोट तो पता ही नहीं चली, लिखी नहीं है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट बोलते हैं। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट को देगा या फिर स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट को देगा, तो वो जिस नोट को देंगे उस नोट को हम बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट। वो लिख देना, वो 2 एरो जा रहे हैं ना, प्रोडक्शन से परचेज में और स्टोर से परचेज में, उधर आप जा सकते हो, उधर लिख सकते हो। जो कौन सी नोट जाएगी उस टाइम पे? मटेरियल रिक्विजिशन नोट। रिक्विजिशन मतलब वही रिक्वायरमेंट वाला, ओके। डॉक्यूमेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसिप्ट्स एंड इश्यू ऑफ स्टॉक। रिसिप्ट्स एंड इश्यू ऑफ स्टॉक्स के टाइम पे जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक बार गुड्स आ गया, स्टोर डिपार्टमेंट ने रिसीव कर लिया, फिर स्टोर्स डिपार्टमेंट जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू करता है, उस टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो लिखा है। समझ में आया क्या? आया ना? तो 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, 2 लिखे हुए हैं। एक है बिन कार्ड और दूसरा था स्टोर्स लेजर, ठीक है। बिन कार्ड बनाता है स्टोर कीपर या फिर स्टोर मैनेजर जो होगा वो बनाएगा। स्टोर्स लेजर बनाता है कॉस्ट अकाउंटेंट। मतलब ये थोड़ा अपग्रेडेड लेवल है, ठीक है, ये वर्जन थोड़ा स्टोर कीपर वाला लेवल है, ठीक है। तो ये स्टोर कीपर बनाता है, वो जो है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट की जगह पे कुछ भी लिख देते हैं, कॉस्ट डिपार्टमेंट वाले जो भी बंदे होंगे ना ऑफिस में बैठे, वो लोग बनाते हैं, ठीक है। बच्चों ये बिन को बिन क्यों बोला जाता है? बिन का मतलब क्या? डस्टबिन। तो क्या हो गया बिन मतलब? रिसाइकल बिन। बिन में क्या दिखता है? रिसाइकल बिन में वो डब्बा दिखता है छोटा सा, ऐसे ऐसे करके हिलता है, जैसे ही आप डिलीट करो ऐसे ऐसे करेगा वो, है ना, जैसे कचरा डाला हो अंदर ऐसा। तो वही है वो बिन, मतलब डब्बा होता है अल्टीमेटली। अभी ये डब्बा नहीं है, सब डब्बे में बंद करके नहीं रखते मटेरियल हम, तो उधर कुछ अलग सिस्टम होती है ना, ऐसे रैक सिस्टम हो सकती है कि ऐसे बीच में एक जा रहा है जगह और ये आसपास हमने एक रैक्स बनाए हुए हैं। रैक्स मतलब डीमार्ट में देखा है, आप जाते हो बीच में से, आसपास नहीं है, रैक साइड पे लगाए हुए ऐसे सीधे सीधे। तो ज़रूरी नहीं है कि सीधे सीधे ही हो खाली, बीच में भी ऐसे ऐसे गलियाँ हो सकती है। तो इतना बड़ा बड़ा स्टोर होता है क्योंकि उनकी स्टोर की ही वैल्यू करोड़ों में जाती है। खूंखार मटेरियल्स होते हैं भाई बहुत। जैसे स्टॉक का ऑडिट किया है, मुझे पता है दम दम निकल जाता है स्टॉक ऑडिट करते करते, क्योंकि करना कुछ होता नहीं ना, जाके गिनो, गिन के उसकी प्राइस डिसाइड करो, बात खत्म। यही करते रहना रोज जा जाके, और देखना है कि पीछे क्या था, अभी क्या हुआ है, क्या है, सिर्फ दम निकल जाता है। मतलब त्रासदायक नौकरी, क्योंकि दिमाग लगाना नहीं है, क्वांटिटी गिननी है, नोट डाउन करनी है। तो हमसे क्यों गिनवाते हैं वो? क्योंकि अंदर वाले घपला करे, ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा है। वो तो दिखाएंगे नहीं ना डिफरेंस, वो तो ऐसा ही बोलेंगे कि हाँ जितना हमने बोला उतना ही है, कभी कुछ चेंज नहीं है। तो हम बाहर वाले जाएंगे तो सही सही करेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो ये बनाता है स्टोर कीपर।
तो बट इधर आप लाइब्रेरी में गए होंगे, बुक्स रखी होती है, सही है ना, और बुक्स रखी होती है तब बाहर ऐसा कुछ एक कार्ड जैसा लगाया होता है, उस कार्ड पे लिखा होता है कि कौन से जॉनर की बुक्स इसमें है, सही है ना। आप डीमार्ट में भी जाओ तब ऊपर नहीं लिखा होता, एक उधर लिखा होता है कैसी आइटम, ब्यूटी आइटम्स, इधर कॉस्मेटिक्स, मतलब जो भी हो तो हेडिंग लगाया होता है ऊपर। तो आप उस गली में जाओगे तो वही सब चीज़ें मिलेगी, सही है ना। तो बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ऐसा हेडिंग होता है एक ऊपर लगाया हुआ, तो आप उस गली में जाओगे तो आपको वही सब मिलेगा, सही है। लाइक दैट ये जो होता है, इस रैक में जो मटेरियल्स मैंने रखे हुए हैं, ये वाले रैक में जो मटेरियल रखे हैं, उसको मैंने इस कार्ड पे लिख के रखा होता है। इधर एक कार्ड टिंगा दिया जाता है, टिंगाओ चिपकाओ जो करे, चिपकाओ तो फिर फट जाएगा, उखाड़ नहीं सकते क्योंकि बार बार उधर एडिटिंग होता, ठीक है। तो उस कार्ड के अंदर लिखी जाती है क्या, एक उसकी क्वांटिटी, बस, और क्या और कुछ नहीं लिखते। सेम ये 3 ही हेडिंग बनते हैं उसमें, शायद 3 भी नहीं, 2 ही बनते हैं, रिसिप्ट और इश्यू, हाँ, और बैलेंस भी मान लो 3 हेडिंग बने। इसमें कितनी क्वांटिटी आई वो लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी दी वो लिखेंगे, अभी कितनी क्वांटिटी है वो लिखेंगे। मतलब ये बिन कार्ड में सिर्फ क्या लिखोगे आप, क्वांटिटी, रेट नहीं आएगा। और बिन कार्ड कहाँ लगाया जाता है, जहाँ जहाँ माल रखा है उसके सामने एक कार्ड के रूप में उसको उधर चिपका दिया जाता है, समझ में आया। और जब आप मतलब ऐसे विजिट करो स्टोर में, आप उधर देखो तो आपको पता चले कि इधर वो स्टॉक है और कितना पड़ा है वो भी पता चल जाएगा। गॉट इट। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब गुड्स आया तब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था नहीं था, क्या था, उससे इसको लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पे नहीं लिख रहा है कार्ड के अंदर, ये मटेरियल के आधार पे कार्ड में लिख रहा है, सही है। जैसे उसको मटेरियल मिला वो लिख देगा, जैसे उसने मटेरियल इशू किया वो लिख देगा, बात खत्म। मटेरियल के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है उसका, सही है। और ये आया दूसरा बंदा, स्टोर्स लेजर वाला, जो है कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाले। वो लोग लेजर जैसे बनाते हैं, हम लेजर अकाउंट जैसे रजिस्टर जैसा है तो वैसे रजिस्टर बनाते थे, अभी तो कंप्यूटर में एंट्री होती है, सही है। वो भी ऐसा ही बनाते हैं, रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंस। बट इसमें जैसे हमने ऊपर बनाया ना, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इस तरह से बनता है स्टोर्स लेजर। तो ये जो फॉर्मेट हमने बनाया था ऊपर, वो किसका फॉर्मेट था, स्टोर्स लेजर का। आपको स्टोर कीपर हम नहीं बना रहे, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो करना क्या था, क्वांटिटी लिख लिख के आ जाते, मजा आ जाता था, सही है ना। तो ये सिर्फ क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखेगा, ये रेट भी लिखेगा और टोटल वैल्यू भी लिखेगा। बट इसके लिखने के लिए बेसिस क्या है, ये किसको देख के लिख रहा था, मटेरियल्स को, कि मटेरियल आया मैंने लिख दिया, मटेरियल गया मैंने बोल दिया, वो भी लिख दिया, ठीक है। बट ये मटेरियल को देख के नहीं, ये डॉक्यूमेंटेशन देख के करता है। मटेरियल जब आए तब क्या आता है, मटेरियल इंस्पेक्शन नोट या फिर गुड्स रिसीव नोट। देखिए ना, अभी मटेरियल इंस्पेक्शन नोट हो सकती है या फिर गुड्स रिसीव नोट हो सकती है, उसके आधार पे वो रिसिप्ट रिकॉर्ड करेगा, सही है। और इश्यू किसके आधार पे रिकॉर्ड करेगा, मटेरियल, वो थी ना नोट, मैंने लिखवाई थी अभी, मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बेसिस पे इश्यू करेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना 4-5 भी हो सकते हैं, कहाँ जाएगा वो पता करना पड़ेगा, सही है, बढ़िया है। फिर तो ये हो गई दोनों, एक बिन कार्ड भी हो गया, एक स्टोर्स लेजर भी हो गया। मैंने मेजोरिटी सब बता दिया। ये एक्चुअल डिलीवरी के ऊपर रिकॉर्ड करता है बिन कार्ड के अंदर, कौन करेगा, स्टोर कीपर। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये स्टोर कीपर लिखेगा, ये कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। ये सिर्फ क्वांटिटी लिखेगा, ये क्वांटिटी रेट पे लिखेगा। ये एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्चुअल इश्यू के ऊपर एंट्री करेगा, ये गुड्स रिसीव नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट के आधार पे एंट्री करेगा, ठीक है। और बाद में दोनों टैली होने चाहिए, समझ में आ रहा है, तो ही पता चलेगा ना कौन घपले कर रहा है। तो इसका गलत आया तो क्यों आया, इसका गलत आया तो क्यों आया, क्योंकि डॉक्यूमेंट में तो था, दिख क्यों नहीं रहा, ऐसा, तो फिर इसका गला पकड़ा जाएगा और सही है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, जो भी होगा इशू कैन बी सॉल्व। तो पहले पता करना पड़ता है ये सब चीज़।